खुशी देवराज सिंह की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। देवराज सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने सभी न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था। वे अपनी बेटी की शादी के लिए कई लड़कों के इंटरव्यू ले रहे थे और उनमें से उन्होंने हर्ष को अपनी बेटी के लिए चुन लिया था। एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री की मालकिन होने की वजह से हर्ष ने खुशी से शादी तो कर ली, लेकिन अब हर्ष उसे सहन नहीं कर पा रहा था। वह यानी खुशी हर्ष की नज़रों में दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी, लेकिन खुशी हर्ष की मोहब्बत में पागल थी, जबकि हर्ष उसे मारने की योजना बना रहा था। हर्ष उसे इस तरीके से मारना चाहता था कि किसी को शक तक ना हो। जब कुछ समझ ना आया तो खुशी को साथ लेकर बाहर घूमने चला गया। होटल में रहने के दौरान जब खुशी हर्ष की टांगें दबाती तो हर्ष उसे मारने का इरादा बदल देता, क्योंकि वह अपने पति की सेवा करने वाली औरत थी। लेकिन जैसे ही हर्ष की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती तो हर्ष के दिल में उसकी नफ़रत और बढ़ जाती। एक झरने पर उसकी फ़ोटो लेने के बहाने हर्ष ने अपनी बीवी को वहाँ बिठाया और मौका देखते ही हर्ष ने उसे नीचे धक्का दे दिया और फिर चीख कर सबको बताने लगा कि मेरी बीवी नीचे गिर गई है। फिर हर्ष वापस इंडिया आ गया, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंचा तो हर्ष की आंखों के सामने अंधेरियां छाने लगीं, क्योंकि उसके कमरे में हर्ष ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ था और जब मास्टर्स करने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिली तो उसके पिता जयवर्धन की ज़िद पर उसने एमफिल कर लिया। लेकिन उसके पिता उसे कहते कि अभी मेरी पेंशन से घर का खर्च चल रहा है, तुम सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, आगे तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। एमफिल करने के साथ साथ वह 10वीं और 12वीं के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा और यूं उसके खर्चे पूरे हो रहे थे। लेकिन परेशानी तो तब खड़ी हुई जब एमफिल पूरा होने के बाद भी उसे कोई अच्छी जॉब ना मिल सकी। उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे लड़के अच्छी जॉब पर लग चुके थे। हर्ष अपने पिता को देखता, वह ज़बान से तो कुछ ना कहते थे और अभी भी हर्ष का हौसला बढ़ा ही रहे थे, लेकिन हर्ष जानता था कि उसके पिता दिल ही दिल में बहुत परेशान थे। उसके पिता हर्ष की पढ़ाई में अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी थी, इस उम्मीद पर कि उसके बेटे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसके पिता ने शुरू से ही गरीबी की ज़िंदगी गुजारी थी और अब हर्ष को ये लगता था कि उसने अपने पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी वह सिर्फ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसके पास कोई अच्छी जॉब न थी। अब वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और ये डिग्रियां जिनको हासिल करने के लिए उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और हर्ष ने दिन रात एक करके मेहनत की थी, अब उसे उन डिग्रियों से नफ़रत होने लगी थी। जब 2 साल भी कंपनियों के धक्के खाता रहा और कुछ हासिल न हो सका, तब मायूस होकर उसने अपनी डिग्रियों को आग लगा दी। यह बात जब उसके पिता को पता चली, पहले तो उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आया और जयवर्धन हर्ष के पिता हर्ष से यही कहा कि बेटा, वह डिग्रियाँ कहाँ हैं? मुझे उम्मीद है कि तुमने नकली डिग्रियों को ही जलाया होगा। लेकिन हर्ष ने सिर झुका के यही कहा कि वह डुप्लीकेट नहीं थी, मैंने अपनी सारी असली डिग्रियों को आग लगा दी। यह बात उसके पिता सहन ना हो सकी और उन्होंने हर्ष को खूब बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। हर्ष अपना घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन अभी भी उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं था। उसके पिता ने साफ कह दिया था कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हर्ष ने ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा और एक हॉस्टल में रहने लगा। सुबह एक होटल पर नाश्ता कर रहा था तो एक न्यूज़पेपर में एक खबर पर उसकी नज़र पड़ी, जिसकी हेडलाइन काफ़ी दिलचस्प थी। एक पिता ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था और साथ साथ ये भी लिखा था कि जो लड़का मेरी बेटी के काबिल होगा और उससे शादी करेगा तो मेरी तमाम जायदाद उसके नाम हो जाएगी। साथ साथ ये भी लिखा था कि मेरी बेटी मेरी जायदाद की इकलौती वारिस है। इस खबर ने हर्ष के दिल में उम्मीद की किरण पैदा कर दी। बिजनेसमैन की बेटी से शादी करने से हर्ष के तमाम सपने पूरे हो सकते थे, जो उसने अपनी जागती आंखों से देखे थे। जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर्ष ने इतने साल मेहनत करके पढ़ाई हासिल की, लेकिन अखबार में विज्ञापन देने वाली बात हर्ष को समझ नहीं आ रही थी। आखिर इस बिजनेसमैन को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उसे अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में अखबार में इश्तिहार देना पड़ा। देवराज सिंह अपनी बेटी का हमसफ़र खुद सिलेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के उम्मीदवारों को अपने घर बुलाया था ताकि पर्सनली उनसे मिल सके। हर्ष ने दिल में सोचा
कि किस्मत को आजमाना चाहिए। हो सकता है किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हो जाए और मेरी ज़िंदगी बदल जाए। खुशी को हासिल करने की तमन्ना हर एक नौजवान के दिल में थी, लेकिन अभी तक किसी ने खुशी को देखा नहीं था। 2 दिन बाद हर्ष देवराज सिंह के बंगले पर जानबूझकर लेट पहुंचा था ताकि उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। वह ऐसा दिखाना चाहता था कि वह इस रिश्ते के लिए मरा नहीं जा रहा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हर्ष को बेसब्री से इस रिश्ते की चाहत थी। हर्ष अपनी तकदीर बदलना चाहता था। जब बंगले में पहुंचा तो हर्ष से पहले भी वहाँ कई लड़के मौजूद थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी जॉब का इंटरव्यू हो। लोग बन ठनकर अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े पहनकर आए हुए थे। हर्ष ने अपनी बारी का इंतज़ार किया और जब उसकी बारी आई तो देवराज सिंह से हर्ष की मुलाकात हुई। देवराज सिंह ने हर्ष से कई सवाल किए कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या एजुकेशन है। हर्ष ने सब कुछ बताया और यह भी बताया कि नौकरी ना मिलने की वजह से उसने अपनी सारी डिग्रियों को आग भी लगा दी थी। हर्ष नहीं जानता था कि ये बात इसके हक़ में होगी या उसके ख़िलाफ़ जाएगी, लेकिन हर्ष उसे अपनी सच्चाई बता देना चाहता था। इससे किसी भी तरह की कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता था। 15 से 20 मिनट तक देवराज सिंह उससे बात करते रहे और फिर हर्ष वापस आ गया। देवराज सिंह ने सभी लड़कों से उनके पर्सनल नंबर लिए थे। हर्ष वापस आ गया इस उम्मीद पर कि मुझे कॉल आएगी। देवराज सिंह हर्ष से कहेंगे कि मैं आपको बतौर अपना दामाद पसंद करता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते तक हर्ष को कोई कॉल नहीं आई तो उसने यही समझा कि शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं थी। देवराज सिंह ने शायद किसी और को अपना दामाद चुन लिया है। लेकिन 8वें दिन जब हर्ष ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया तो उसने ऐसे ही उठा लिया। जब उसने देवराज सिंह का नाम सुना तो वह सीधा होकर बैठ गया। देवराज सिंह ने हर्ष को होटल बुलाया और उसको डिनर की दावत दी थी। ये 5 स्टार होटल था जहां हर्ष को बुलाया गया था। देवराज सिंह पहले ही उसके इंतज़ार में बैठे थे। खाना खाने के बाद देवराज सिंह ने हर्ष से कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं था। खुशी मेरी इकलौती बेटी है। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे लड़के उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वह नहीं जानते थे जब वह मेरे बंगले पर आए तो वह कैमरे की नज़र में थे। 50-60 लोग मेरे बंगले में आए थे, लेकिन किसी ने भी उस चौकीदार को जो ज़मीन पर बैठा था और कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था, उठाकर कुर्सी पर ना बिठाया सिवाय तुम्हारे। इसके अलावा वह बूढ़ी नौकरानी जो सर पर कपड़ों की गठरी लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा भरी होने की वजह से बार बार सीढ़ियों पर बैठ जाती थी, किसी ने भी उसके सर से वह वज़नी गठरी नहीं ली सिवाय तुम्हारे। इसीलिए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि तुम ही वह नौजवान हो जो मेरी बेटी को खुश रखोगे, जिसके अंदर इंसानियत है, इंसानी हमदर्दी है। मेरी बेटी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। हर्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जो चाहता था उसे आज मिल चुका था। शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन हर्ष को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी शादी में उसके घर वाले शरीक नहीं हो सकते थे, क्योंकि देवराज सिंह को हर्ष ने बताया था कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। और देवराज सिंह ने भी हर्ष को मजबूर न किया कि वह अपने पिता को अपने साथ लेकर आए। बस हर्ष को अपनी बहनों की याद आ रही थी। उसकी बहनें अपने भाई की शादी का बहुत अरमान रखती थी, लेकिन आज शादी के मौके पर वह अपनी बहनों को अपनी शादी में शरीक भी न कर पा रहा था। इस बात का हर्ष को बहुत ज़्यादा दुख था। एक बहुत बड़ा बंगला था जहां हर्ष खुशी को ब्याह कर ले आया था। ये गिफ्ट के तौर पर देवराज सिंह ने अपने दामाद को दिया था। हर्ष ने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर का उसे मालिक बना दिया जाएगा। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। हर्ष ने खुशी की तस्वीर भी देखी थी। तस्वीर में वे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन तस्वीर और सच्चाई में काफ़ी फ़र्क होता है। हर्ष ने जैसे ही खुशी को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इतना ज़्यादा मेकअप होने के बावजूद उसकी काली रंगत साफ नज़र आ रही थी। हर्ष का दिल खुशी की तरफ से हट चुका था, लेकिन फिर हर्ष ने अपने दिमाग की खिड़कियां खोलीं और अपने आप को याद दिलाया कि देवराज सिंह की इस लड़की की बदौलत तुम करोड़पति बन चुके हो। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो चुकी है। इतना बड़ा आलीशान बंगला, 1.5 करोड़ की गाड़ी, यह सब तुम्हें इस लड़की की बदौलत ही मिला है। इसीलिए यह वक्त जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का है। हर्ष ने मुस्कुराकर अपनी बीवी का वेलकम किया और उसकी तारीफ़ करने लगा। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
मुझे अपनी किस्मत पर नाज महसूस हो रहा है कि मुझे आप मिली हैं। ऐसी ही बातें हर्ष ने उसे खुश करने के लिए की और वह हर्ष की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। हर्ष ने अब फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लिया था। सुबह 8 बजे घर से निकलता और शाम 5 बजे वापस आता। अभी हर्ष खुशी पर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि देवराज सिंह का हर्ष को बहुत डर था। लेकिन यह डर भी कुछ महीने बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि कुछ महीने बाद देवराज सिंह की मौत हो गई। अब हर्ष को किसी भी तरह का डर नहीं था। अक्सर जब खुशी हर्ष के साथ फैक्ट्री जाती तो फैक्ट्री में काम करने वाली एक सेक्रेटरी हर्ष से कहती कि सर, आप बुरा ना माने, लेकिन आप इतने खूबसूरत नौजवान हैं, जबकि मैडम से आपका कोई मैच नहीं बनता। ऐसी बातें करके वह हर्ष के दिल को जलाने लगती और हर्ष अक्सर उनका कोई जवाब ना देता, बस खामोश रहता। मगर अब सच्चाई ये थी कि हर्ष उस सेक्रेटरी में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था और वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उससे शादी करने के लिए हर्ष को खुशी को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। एक ऐसी लड़की जो पहले दिन से ही हर्ष को नापसंद थी। हर्ष उसके वजूद से भी नफ़रत करने लगा था। हर्ष उसे रास्ते से हटाने के लिए योजनाएं बनाने लगा। वह उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन परेशानी ये थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे मारा जाए। वह नहीं चाहता था किसी भी तरह वह शक के दायरे में आए। काफ़ी सोचने के बाद वह एक नतीजे पर पहुंचा। एक ही तरीका था जिससे हर्ष पर किसी किस्म का शक नहीं होगा और इसके कत्ल को हादसे का रंग देना पड़ेगा। यही एक तरीका है, क्योंकि जब हर्ष ने खुशी से शादी की थी तो उससे शादी की शर्तों में यह बात लिखी थी कि हर्ष दूसरी शादी नहीं कर सकता, ना ही खुशी को छोड़ सकता है। अब हर्ष ने खुशी को अपने रास्ते से हटाने की योजना तैयार कर ली थी। उसने फैक्ट्री अपने मैनेजर के हवाले की और 15 दिनों की छुट्टी लेकर खुशी के साथ विदेश घूमने चला गया। सारा दिन पहाड़ों में घूमते और शाम को जब घर वापस आ जाते तो खुशी हर्ष के पैर दबाने लगती, लेकिन हर्ष उसे मना कर देता। वह बार बार यही कहती कि मुझे अपनी सेवा का मौका तो दो, पति की सेवा करना नेक काम है। जब वह ऐसी बातें करती तो कभी कभी हर्ष उसे मारने का इरादा बदल देता। हर्ष का दिल उसके बारे में नरम पड़ जाता था, लेकिन जब हर्ष की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाती। अब विदेश में उनके 1-2 दिन ही बाकी बचे थे, जब हर्ष को अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाना था। हर्ष ने खुशी को साथ लिया और फ़ोटो लेने के बहाने उसे एक झरने के किनारे बिठा दिया और मौका मिलते ही उसे नीचे धक्का दे दिया। जब वह नीचे पानी में गिर गई थी और पूरी तरह पानी में गायब हो गई, तब हर्ष ने चीखना चिल्लाना शुरू किया ताकि गवाहों के तौर पर कुछ लोग जमा हो जाएं। उसकी चीख पुकार सुनकर जल्दी ही वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हर्ष ने उन्हें बताया कि मेरी बीवी नीचे पानी में गिर गई है। रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया गया, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वह इस कोशिश में थे किसी तरह लाश मिल जाए, लेकिन 1 हफ्ता गुजर चुका था और खुशी की लाश भी न मिल पाई थी। अब हर्ष अकेले ही इंडिया वापस लौट कर आया। उसके कुछ दोस्त और मिलने वाले मुश्किल की इस घड़ी में उसे तसल्ली देने लगे। हर्ष उनके सामने तो रो रहा था, लेकिन दिल ही दिल में बड़ा खुश था कि खुशी से उसकी जान छूट गई। और इस बात की भी हर्ष को बहुत खुशी थी कि कितना बड़ा काम करके वह आ गया, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। शायद हर्ष का दिल काला हो चुका था कि उसे सही और गलत का फ़र्क ही नहीं पता चल पा रहा था। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तब उसे अपने और पराये का फ़र्क भी नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ हर्ष के साथ भी था। खुशी की नफ़रत में बहुत आगे निकल चुका था। अब उसके घर पर लोगों का आना जाना भी कम हो गया था। अब हर्ष को उस दिन का इंतज़ार था जब वह अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी से शादी रचाएगा। वह उस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, पर यह सब करने में अभी उसे कुछ वक्त गुजारना ज़रूरी लग रहा था। उसने अपनी शेव बढ़ा ली थी और ऐसे दिखावा कर रहा था कि वह खुशी के गम में पागल हो चुका है। 1 हफ्ते तक वह अपने बंगले से बाहर नहीं गया था। वह खुशी के कमरे में गया और उसके सामान को टटोलने लगा। तभी उसके हाथ खुशी की डायरी लगी। वही डायरी थी जो खुशी लगातार लिखती रहती थी और इसके बारे में हर्ष को भी पता था, लेकिन कभी भी हर्ष ने उसकी डायरी को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। आज यूं ही उसकी डायरी उठाई और पढ़ने लगा। वह जैसे जैसे उसकी डायरी पढ़ता जा रहा था, उसकी रूह भी कांपती जाती थी। डायरी के एक एक पेज पर खुशी ने हर्ष से अपनी मोहब्बत का दिल की गहराइयों से इजहार किया था। एक एक पेज पर तो हर्ष की आंखें आंसुओं से भीग गईं। जहाँ खुशी ने लिखा था
कि मैं इस सच्चाई को जानती हूँ कि हर्ष मुझे पसंद नहीं करता और वह मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन मैं तो अपना दिल हार बैठी हूँ। मैं उसकी नफ़रत तो बर्दाश्त कर लूँगी, बस वह मुझे अपने से जुदा ना करे, यही मेरी ख्वाहिश है। सारी ज़िंदगी उसकी नौकरानी बनकर रहूँगी। अगर वह किसी को पसंद करता है और शादी करना चाहता है तब भी मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। बस यही दुआ है कि वह मुझे छोड़कर चला ना जाए। हर्ष ने पूरी डायरी पढ़ी और पढ़कर उसका दिमाग चकरा कर रह गया था। हर्ष के पैरों तले ज़मीन नहीं थी। उसने खुद को शीशे में देखा और फिर अपने चेहरे और बालों को नोचने लगा। दरअसल खुशी बहुत खूबसूरत थी, जबकि बदसूरत तो हर्ष था। खुशी के शब्द देखकर हर्ष को पता चला कि वह कितनी खूबसूरत दिल की मालिक थी, जबकि हर्ष एक लालची और घटिया पति साबित हुआ। इतने बड़े जुर्म को हर्ष सर पर नहीं उठा सकता था। वह पछतावे की आग में जलने लगा था। उसे बहुत जल्दी अपने किए गए गुनाह का एहसास हो रहा था। काश एक बार मैंने खुशी के जज्बात समझने की कोशिश की होती, लेकिन मुझ पर तो एक खूबसूरत लड़की से शादी का भूत सवार था। हर्ष ने अपने बाल नोच डाले और चीख मार मार कर रोने लगा, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला उसके बंगले में कोई नहीं था। उसके नौकर चाकर सब बंगले के बाहर थे। अब उसको एहसास हो रहा था कि नसीब ने तो उसके हिस्से में एक बहुत कीमती हीरा डाल दिया था, लेकिन उसने खुद ही अपने नसीब को आग लगा ली थी। अब क्या हो सकता था? खुशी के कत्ल का गुनाह इतना भारी था कि वह उसे उठा नहीं पा रहा था। इसीलिए उस रात हर्ष ने फैसला किया कि वह खुद को कानून के हवाले कर देगा और इस बात को कबूल करेगा कि वही खुशी का कातिल है। अगली सुबह उसने खुद ही पुलिस के पास जाकर अपना बयान दे दिया। उधर हर्ष के पिता को जब इस बात का पता चला तो वह उससे मिलने जेल गए थे और हर्ष से यही कहा कि बेटा, जिस दिन तुमने अपनी डिग्रियों को जलाया था उस दिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि तुम बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला करते हो। कहीं इस जल्दबाजी की वजह से तुम अपने रिश्तों को ना खो दो। जब मैंने तुम्हें घर से निकाला था तुमने एक बार भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लेते तो मैं तुम्हें अपने घर से ना निकालता, लेकिन तुमने माफ़ी मांगनी ज़रूरी नहीं समझी और आज इसी जल्दबाजी में तुमसे तुम्हारी बीवी छीन ली। तुम अपने नज़दीकी रिश्तों को पहचानने में भी गलती करते हो और मुझे तुम्हारे अंजाम पर बहुत दुख है। पिता तो ये कहकर वापस चले गए, लेकिन हर्ष दिल में सोचता रहा कि क्या रिश्तों से बढ़कर भी कोई दौलत है जो इंसान को मिल जाए। सबसे बड़ी दौलत ही यही है, वह लोग जो आपसे प्यार करें, आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके गम में दुखी हो जाते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी। अब हर्ष को पूछने वाला कोई भी नहीं था। वह खुद भी जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना चाहता था। वह अपने अंदर खुशी की मोहब्बत को महसूस कर रहा था, लेकिन खुशी तो उससे कोसों दूर जा चुकी थी। तभी हवलदार ने आकर उसे कहा कि आपकी ज़मानत हो चुकी है, बाहर आ जाइए। यह सुनकर तो हर्ष की हैरानी की इंतहा न रही, क्योंकि इस बुरे वक्त में उसके दोस्त, मिलने जुलने वाले किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। ना ही उसके पिता के अलावा कोई उससे मिलने आया था। ऐसे में कौन उसकी ज़मानत कर सकता है? लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, ये देखकर कि उसकी ज़मानत करने वाला कोई और नहीं, खुशी थी। वही खुशी जिसे हर्ष ने बड़ी बेरहमी से अपने हाथों से धक्का देकर झरने के नीचे फेंक दिया था। खुशी को सामने देखकर वह दंग रह गया था। ना वह कदम उठा पा रहा था, ना कुछ बोल ही पा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और उसी को क्या, वहाँ मौजूद सभी लोगों को, पुलिस वाले, हवलदार, सभी को पता था कि खुशी मर चुकी है। खुशी ने अपना बयान दिया कि जो भी कुछ हुआ वह एक हादसा था, क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए इन्होंने बेवजह खुद को मेरा कातिल बताया। इस तरह का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया और खुशी के बयान पर हर्ष को रिहाई मिल गई। खुशी ने हर्ष को अपने साथ चलने को कहा और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में खुशी ने हर्ष को बताया कि तुम चौंक रहे होंगे कि तुमने तो बड़ी चालाकी से सारा काम किया था, पर मैं बच कैसे गई? यह तो किस्मत का खेल है। ऊपर वाले ने मेरी सांसें लिखी थी और शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे तैरना आता था। झरने में गिरने के बाद अगर मेरा सर कहीं पत्थर से टकरा गया होता तो शायद मैं ना बच पाती, लेकिन मैं सीधा पानी में गिरी थी। पानी काफ़ी गहरा था, इसीलिए मैं पानी के अंदर तैर कर बाहर निकल आई थी, जिसे तुम देख नहीं पाए थे। हर्ष थके थके कदमों से बंगले पर आया
और आते ही खुशी के कदमों में गिर पड़ा था। वह रो रो कर उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन खुशी ने कहा कि काश तुमने कभी मेरे जज्बात समझने की कोशिश की होती। तुमने जो जुर्म किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। खूबसूरत या बदसूरत होना इंसान के अपने हाथ में नहीं होता। सच्ची खूबसूरती इंसान के दिल और नीयत की होती है। पर अफसोस तुम इस खूबसूरती से महरूम हो। कल तुमने मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था, और आज मैं तुम्हारे दिल की बदसूरती की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ। हर्ष ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन खुशी नहीं मानी और उसने तलाक के पेपर पर अपने साइन करके हर्ष के हाथ में दिए। साथ ही वह पेपर्स भी थे जिसमें लिखा था कि सारी जायदाद, फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसने गरीबों और आश्रमों में दान कर दिया था। ये पेपर्स खुशी हर्ष को देकर वहाँ से चली गई। हर्ष खुशी को खो चुका था, क्योंकि खुशी अब हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से जा चुकी थी और हर्ष को ज़िंदगी भर पछताने के लिए अकेला छोड़ गई थी। आज हर्ष बिल्कुल खाली हाथ खड़ा था। वह जहाँ से चला था लौटकर वहीं वापस आ चुका था, और यही हर्ष की सज़ा थी जो उसे पूरी ज़िंदगी काटनी थी। रिश्तों से बढ़कर कोई दौलत नहीं है जो इंसान को मिल जाए। सबसे बड़ी दौलत वह लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके गम में दुखी हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।